तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वॉन फेंग अपने सर को पटक कर एंसेस्टर से विनती कर रहा था कि वह मो सियाओ चुआन को माफ़ कर दे। और हम देखते हैं मो सियाओ चुआन को, जो कि उसे इस तरीके से करते हुए देखकर काँप रहा होता है। और बाकी जो सुप्रीम एल्डर्स होते हैं उनमें से एक बूढ़ा बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होते हुए उसे देख रहा होता है, मानो जैसे वह कहना चाह रहा हो कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू उस बच्चे को मरने दे। और हमें इसके बाद इनके एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी बेडस यूनिफॉर्म में बैठा हुआ होता है। इसकी ड्रेसिंग काफ़ी खतरनाक लग रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है केबई को, जो कि कह रहा होता है कि मो वन फेंग, आखिरकार तुम इस तरीके के रवैये को कर रहे हो जिससे हमारे कबीले का कानून टूट रहा है। मालूम भी है तुम एक एल्डर हो, और एक एल्डर के रूप में तुम्हारी इस तरीके की हरकत को देखते हुए तुम्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हें तो यहाँ पर सज़ा दिलवानी चाहिए, इसके बजाय तुम यहाँ पर नियमों को तोड़ने के लिए आ चुके हो। इसके वजह से तुम्हें और भी अधिक कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और हम देखते हैं वह घुटने के बल बैठा ही हुआ होता है और केबई की आवाज़ आ रही होती है, अगर हम बार बार सिर्फ इसी तरीके से कानूनों को तोड़ते रहेंगे तो यहाँ पर जो यह मो डोंगचेंग का बेटा है यह कुछ ज़्यादा ही बर्बाद नहीं हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे कानून की, हमारे कबीले की प्राण प्रतिष्ठा क्या ही रह जाएगी। हम उसके पिता के वंश के, उनके योगदानों जो हम ऋणी रहे हैं उसके लिए हमने उसे पहले ही 2 बार माफ़ कर चुका है। इससे अधिक माफ़ करना और अधिक गलत होगा। और हम देखते हैं उसके इस तरीके की बातों को सुनकर वॉन फेंग गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहता है कि मो केबई, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो चाल है वह क्या है, तुम क्या सोच रहे हो और तुम क्या करना चाहते हो और किस तरीके के साजिश को रच रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ पर जब तक हूँ तब तक उस बच्चे को यहाँ पर किसी तरह की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उसके सारे अपराधों का जिम्मेवार केवल मैं हूँ। वह मो डोंगचेंग का बेटा है, इसलिए उसे छोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि मैं यहाँ पर उसकी जगह खुद की पनिशमेंट को ले रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वह बहुत ही तेज़ी से अपने हाथ को अपने कोर एरिया की ओर ले जाने लगता है और अपने कोर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर खुद को संपूर्ण तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, अपनी कल्टिवेशन को, और उसकी पनिशमेंट को खुद ले रहा हूँ। क्योंकि मो सियाओ चुआन को पनिशमेंट दिया गया था कि अगर वो ऐसा करता है, फॉरबिडन एरिया में कोई जाता है तो उसे अपंग कर दिया जाएगा और उसके कल्टिवेशन को खत्म करके बाहर फेंक दिया जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसे ऐसा करते हुए देखकर बाकी जो सुप्रीम एल्डर्स होते हुए कहते हैं कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वह अपने आप को विकलांग बनाने वाला है। दूसरा कह रहा होता है वॉन फेंग, और हम देखते हैं मो सियाओ चुआन जो कह रहा होता है अंकल वॉन फेंग, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करें। और हम देखते हैं कि जो वहाँ पर वो खुद के कोर को डिस्ट्रॉय करने वाला ही होता है। बट इतने ही देर में हम देखते हैं बहुत ही तेजी से, बहुत ही रफ्तार से कुछ ग्रीन ब्लैक शेडो रॉप्स आकर उसके शरीर को कब्जा कर लेते हैं, उसके शरीर को जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वह हिल भी नहीं पाता है। और हम देखते हैं कि यह हाथ जो इसने हिलाया होता है, यह जो रोप से उसे पकड़ा होता है, यह एंसेस्टर होते हैं। और हम देखते हैं जो केबई को, जो कि यह सब कुछ होते हुए देखना चाहता था, बट वह अचानक से सब कुछ रुक जाने की वजह से वह फिर एंसेस्टर की ओर देखता है और कहता है कि एंसेस्टर, क्या ये आपने किया? और फिर हम देखते हैं कि उसे एंसेस्टर को, जो कि घूर कर सामने की ओर देख रहा होता है और सामने की ओर देखते हुए कहता है कि तो यह बच्चा मो डोंगचेंग का बेटा है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो वॉन फेंग होता हुआ कहने लगता है कि एंसेस्टर मो सियाओ चुआन मेरे बड़े भाई का बेटा है, जो कि एकमात्र एकलौता पुत्र है, उसके अलावे उसका कोई और वंश बचा नहीं है, इसलिए उसे इस तरीके की सज़ा तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए जिससे उसका वंश ही खत्म हो जाए। और मेरे बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी परवरिश मैंने की है, जिसमें मेरी गलती है कि मैंने उसे सही तरीके से शिक्षा नहीं दी, सही अनुशासन नहीं दी, इसलिए इन सभी चीज़ों की जिम्मेवार मैं बनता हूँ। हम देखते हैं एंसेस्टर कहता है कि डोंगचेंग के पास एक डिवाइन बॉडी थी जो कि काफ़ी स्पेशल टैलेंट को दर्शाती थी, और इस बच्चे को देखकर लगता है कि इसके पास कोई खास टैलेंट नहीं है। अगर ये हज़ारों वर्षों तक कल्टीवेशन करे तो भी मुझे शक है कि यह मार्शल सुप्रीम भी बन पाएगा। यह सोचना कि इतनी जल्दी उसके वंश में इस तरीके का गिरावट होना, यह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इसमें मेरी भी कुछ जिम्मेवारियाँ तो हैं, लेकिन उसका बेटा, एक बाघ का बेटा, आखिरकार एक कुत्ता कैसे हो सकता है? पूरी तरह से एक एवरेज से भी लोअर लेवल का कल्टीवेशन, 8 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन यह अभी तक इस दायरे तक भी नहीं पहुंचा है कि यह हमारे कबीले के पवेलियन में एंट्री ले सके। उसके अंदर जाने के लिए भी जो कल्टीवेशन लेवल चाहिए होता है उससे भी इसका लो है। वॉन फेंग, ऐसे बेकार बच्चे के लिए तुम अपने जीवन भर के कल्टीवेशन को यहाँ पर खत्म करने वाले थे। यह सचमुच में काफ़ी मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो हम देखते हैं वॉन फेंग कहता है कि एंसेस्टर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई डोंगचेंग ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मेरे यहाँ पर जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसके बच्चे की जान बचाऊँ और उसे भटकने से रोकूं। लेकिन अगर मैं उसे यहाँ पर सही शिक्षा नहीं दे पाया और यह भटक चुका है तो इन सभी चीज़ों का सज़ा केवल और केवल मुझे मिलनी चाहिए, मुझे भुगतनी चाहिए, क्योंकि उसके मरने के बाद इसका परवरिश मैंने किया है एक पिता की तरह। और जब एक बच्चा गलती करता है तो उसकी सज़ा एक पिता को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने उसकी परवरिश सही नहीं की है। और हम देखते हैं इस तरीके से करते हुए देख मो सियाओ चुआन कह रहा होता है कि अंकल वॉन फेंग, ये सब कुछ बेकार है, आपको इस चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है, आपको यहाँ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और वह दूसरी ओर कहता है कि एंसेस्टर, उनकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान ना दें, यहाँ पर सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, अंकल वॉन फेंग का कोई लेना देना इन चीज़ों से नहीं है।
और फिर हमें एक सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर केबेई का बाप है। और हम देखते हुए कह रहा होता है कि यदि वॉनफेंग यहाँ पर बार बार तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए आगे ना आता तो तुमने जो यहाँ पर रूल्सों को तोड़ा है उसके लिए पहले ही तुम्हें कबीले से बाहर निकाल दिया गया होता। और इसके बारे में बताया जाता है कि यह मो कबीले का सुप्रीम एल्डर मो पिंग सी है। और यह कह रहा होता है तुमने सचमुच में अपने पिता के नाम को यहाँ पर डुबा दिया है, शर्मसार कर दिया है तुमने अपनी जो हरकतें दिखाई हैं। और फिर हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कहता है कि यह आखिरी बार था, इसके बाद किसी भी तरीके के रूल्सों को तुम तोड़ते हो तो तुम्हें उसकी सज़ा बिल्कुल मिलेगी। हमें फिर से परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ गए। फिर हम देखते हैं इधर केबे जो होता है उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि आपके आदेशों का पालन होगा एंसेस्टर। और हम देखते हैं यहाँ पर मो सियाओ चुआन का एक भाई भी होता है, मतलब उसका चाचा का बेटा। तो वह कह रहा होता है ब्रदर सियाओ चुआन क्या तुम ठीक हो। और हम देखते हैं कि वह उसे वहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि ठीक से ले जा सके। और वह कह रहा होता है ब्रदर सियाओ चुआन भविष्य में मैं निश्चित तौर पर एक ग्रेट एल्केमिस्ट बनूंगा और तुम्हारी सभी चोटों को ठीक करने में मदद करूंगा, क्योंकि इसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया है, काफ़ी लंबे समय इसको लगेगा रिकवर होने में। और हम देखते हैं यहाँ पर उसके अंकल भी उसे उठा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं चलो हम यहाँ से चलते हैं। और वही लोग वहाँ से उसे लेकर चले जाते हैं बाहर की ओर। उसके बाद हम देखते हैं केवेई का जो बाप होता है वह उसके पास एंट्री मारता है। तो वहाँ पर वह भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि पिताजी। और हम देखते हैं वो कह रहा होता है बुढ़ा कि तुम अभी भी किस बारे में सोच रहे हो। तो हम देखते हैं केवेई कहता है कि एंसेस्टर ने यहाँ पर मो सियाओ चुआन के प्रति एक दया भाव को दिखाया। यह तीसरी बार था जब उसे माफ कर दिया गया है। इस तरह के निर्णय को स्वीकार करना सचमुच में काफ़ी कठिन है कि उसे इतनी अधिक छूट मिल रही है। तो इसकी बातों को सुनकर पिंगसी कहता है कि आखिरकार किसके पास इतनी हिम्मत है कि एंसेस्टर के निर्णय के खिलाफ जा सके। इसलिए तुम अभी केवल कबीले के लीडर हो, मतलब कि पेट्रियाज हो, तो तुम्हें यहाँ पर नियमों का पालन करना ही होगा हर हाल में। जब तक आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते हैं तो तुम पर कोई भी किसी भी तरीके का दोष नहीं डाल सकता है। इसलिए बस तुम पीछे रहकर उनके खिलाफ सबूतों को खोजते रहो। एंसेस्टर स्वयं उन्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे या मार डालेंगे जब उनकी गलतियाँ बढ़ जाएंगी। और हम देखते हैं यहाँ पर केवेई कहता है कि हाँ, मो वनफेंग ने अपनी ही कल्टीवेशन लगभग यहाँ पर ख़त्म ही कर दी थी। उस क्षण के लिए मैं तो काफ़ी खुश हुआ था, लेकिन एंसेस्टर की पावर आखिरकार किस लेवल की है कि उस लेवल का बंदा जो कि बहुत ही तेज़ी से अपनी कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ रहा था, बट उतने ही पल में एंसेस्टर ने यहाँ पर अचानक से उसके पूरे बॉडी को रोक दिया, मतलब कि सप्रेस कर दिया, कैप्चर कर लिया। आखिरकार वे किस लेवल पर मौजूद हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसका बाप कहता है कि एंसेस्टर का जो कल्टीवेशन है वह हेवन लेवल तक पहुँच चुका है, ऐसा मुझे अनुमान लगता है। लेकिन यहाँ पर कोशिश भी मत करो उनकी कल्टीवेशन के बारे में जानने की, क्योंकि हम उसके योग्यता के बिल्कुल भी बाहर हैं कि हम उनके कल्टीवेशन लेवल की भी जांच कर सकें। और यहाँ पर बस हमें गौरव करना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसे एंसेस्टर हैं। और मो सियाओ चुआन के टैलेंट को देखते हुए वह बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो इसके अनुसार उसके पिता का जो गौरव था वह पहले से ही धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। और भले ही यहाँ पर फिलहाल वॉनफेंग जो है जो कि काफ़ी ताकतवर खुद को बना चुका है, लेकिन उसका वंश भी यहाँ पर सैकड़ों सालों तक नहीं चलने वाला है। तुम्हें बस कबीले के लीडर के तौर पर निश्चिंत होकर शांति से अपना काम करते रहना है। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि जो यह लीडर का पोस्ट भी है वह हमेशा के लिए तुम्हारे पास नहीं भी रह सकता है, क्योंकि शक्ति और पद ये सब कुछ पल भर के दिखावे होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं, कभी भी छीने जा सकते हैं। इसलिए तुम्हें अपने आप को और भी मजबूत करते जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि ये लोग उस हॉल से बाहर आ गए होते हैं और सिटी की और दूर से देखते हुए कह रहे होते हैं कि हमारे जैसे लोग केवल युद्ध के पाथ को ही रियल पाथ मानते हैं, मतलब कि पावर बढ़ाओ, मारो पीटो और अपने कब्जे में अपने सब कुछ हक की चीज़ों को ले लो। तो हम देखते हैं यह सुनकर उसका बेटा कहता है कि हाँ पिताजी, मैं आपके शिक्षाओं को हमेशा याद रखूंगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक उसी सिटी के पार्क वाले एरिया पर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मो सियाओ चुआन घुटने के बल बैठा हुआ होता है और उसके घुटने के नीचे एक लोहे की कांटेदार रोड रखी गई होती है, जिससे उसकी घुटने से और भी ब्लड निकल रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर उसका चचेरा भाई कह रहा होता है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो। और मो सियाओ चुआन कांपते हुए कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में मत सोचो। यह पहली बार नहीं है जब मैं इस तरीके से लोहे के कील पर घुटने के बल बैठा हूँ। यह काफ़ी आरामदायक है, यह भी एक प्रकार की कल्टीवेशन है। और हम देखते हैं इसके इस तरह की हरकतों को सुनकर उसके अंकल कह रहे थे ना ना भाई, मैं इस बच्चे को नहीं संभाल सकता हूँ। फिर उसके अंकल सामने आसमान की ओर देखते हैं जहाँ पर कुछ ग्रीन कलर की लाइटें गिर रही होती है और वे कहते हैं कि आज ग्रीन रेन है, जिसे हिंदी में कहा जाए तो अनाज की बारिश है। अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूँ तो वह व्यक्ति आज ही के दिन आना चाहिए और वह अभी तक क्यों नहीं दिखा है। तो हम देखते हैं यह सुनकर मो सियाओ चुआन कहता है कि अंकल वॉनफेंग आपने क्या कहा, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो बताते हैं कि जब आपके पिता जीवित थे तो उन्होंने किसी एक साथी के साथ किए समझौते की बात की थी। वे इस वर्ष इस ग्रीन रेन के दिन आने वाला था जब चांद पूरी तरह से खिली हो।
वह हेटी सिटी में इसी जगह पर मिलने वाला था, लेकिन अब समय आ गया है, तो वह यहाँ पर अभी तक पहुँचा क्यों नहीं है। मैं तुम लोगों को यहाँ पर उसी से मिलाने के लिए लाया हूँ। तभी हम देखते हैं वह कहता है कि क्या यह वह व्यक्ति है जो ऊपर की ओर है। और हम देखते हैं उसके अंकल पीछे की ओर पलट कर देखते हैं तो उसे ट्री पर कोई बैठा हुआ नजर आता है, जो कि कह रहा होता है कि अब महान आत्मा कहाँ है। कोई आवाज़ नहीं, कोई परिचित मित्र नहीं। सुबह की बहती हवा बहुत ही अलग सी लग रही है और वर्षों पुराने बर्फ पिघल चुके हैं। सपने धुंधले से याद आ रहे हैं। और हम देखते हैं इस तरीके की पोइट्री यहाँ पर लियन कर रहा होता है, जो कि मस्त बैठकर शराब पी रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे आज ही पता चला कि मो डोंगचिंग मारा जा चुका है, उसका निधन हो गया है। यह हेटी सिटी की यात्रा मेरी तो बेकार ही चली गई, मैं तो यहाँ बेकार में ही आया। और हम देखते हैं उसे देखकर वॉनफेंग अपने मन में कहता है, यह व्यक्ति यहाँ पर कब से है और कितने समय से है। मुझे अभी तक इसका अनुमान भी एहसास नहीं हुआ कि इसका प्रेजेंस कि यह यहाँ पर मौजूद है। और वह उससे कहता है कि क्या तुम ही गुफियांग हो। हम देखते हैं लियन उसकी ओर देखता है और कहता है कि तो क्या हुआ अगर मैं हूँ। वैसे भी मो डोंगचिंग मारा जा चुका है, तो अब यहाँ पर मैं हूँ चाहे ना हूँ, यह सब कुछ बेकार है। यह हेटी सिटी है ना। मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठा था। और वह कहता है कि 1 मिनट, क्या मैं यहाँ पर कुछ मिस कर रहा हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे वॉनफेंग कह रहा होता है कि मेरा जो बड़ा भाई है वह पहले ही खो चुका है, मतलब कि मिला नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि वह मारा गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन कहता है कि हमेशा से तुम सिर्फ यहाँ पर बहाने बताते रहते हो, यह तो कोई बात नहीं हुई। मो कबीले का जो फेस है, मतलब कि उसकी जो पावर है और जो उसकी असली ताकत है, वह अब यहाँ से अलविदा कह चुकी है, टाटा बाग कह चुकी है, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। और हम देखते हैं कि तभी वह उठकर जा रहा होता है तो यहाँ पर मो सियाओचुआन चिल्लाकर कहता है कि वेट। और वह उसी हालत में उठकर कह रहा होता है, मेरे पिताजी ने जो तुमसे वादा किया था, मैं उसकी जगह उन चीज़ों को पूरा करूँगा। मेरे पिता ने यहाँ पर बैठक को नहीं छोड़ा है। यहाँ पर मो कबीले का वंशज अभी खड़ा है, तो तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से अपने दायित्व को छोड़कर नहीं भागना चाहिए। मैं उन चीज़ों को फुलफिल करूँगा। हम देखते हैं लियन उसकी बातों को सुनकर उसकी ओर देखता है, कहता है कि बच्चे में कुछ तो हिम्मत है। क्या तुम अपने पिता की जगह लेना चाहते हो तो फिर 30 साल बाद कोशिश करना, अभी तुम उस लायक नहीं हो। हम देखते हैं वॉनफेंग कहता है कि गुफियांग, यह बच्चा मेरे बड़े भाई मो सियाओचुआन का इकलौता बेटा है। वॉनफेंग यानी कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या आप मेरे बड़े भाई की खातिर उसके बच्चे को यहाँ पर स्टूडेंट बनाकर हेटी सिटी से दूर ले जा सकते हैं। तो हम देखते हैं लियन ये सुनकर कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। इस बच्चे के पास बिल्कुल भी औसत एवरेज लेवल का भी टैलेंट नहीं मुझे दिख रहा है इस जीवन में। इसके लिए एक मार्शल सोवरेन बनना तो लगभग असंभव है। तुम मुझ पे यह बोझ डालकर आखिरकार क्या करना चाहते हो, तुम्हारा असली मकसद क्या है जो इस तरीके के ड्रेस को मुझे दे रहे हो। हम देखते हैं यहाँ पर यह सुनकर वॉनफेंग कहता है कि मो सियाओचुआन है वह कबीले के फॉरवर्डन एरिया में घुसा था और अपनी जान को जोखिम में डालकर कबीले के ट्रेजर जो कि 1000 ट्रिबुलेशन विजिट स्पिरिट आर्ट को चुराने की कोशिश की है। इसकी वजह से अब यह हेटी सिटी में बिल्कुल भी नहीं रह सकता है, लेकिन इसकी इच्छा शक्ति बहुत ही अटूट है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके उम्मीदों पर खरा उतरेगा, आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगा। और वह कह रहा होता है कि इसके अलावे आपने और मेरे बड़े भाई ने यह बैठक जो यहाँ पर आयोजित की थी वह इसलिए की थी ताकि आप यहाँ से 1000 ट्रिबुलेशन विजिट स्पिरिट आर्ट को ले सके। यदि आप यहाँ से मो सियाओचुआन को अपना स्टूडेंट बनाकर ले जाते हैं तो मैं इस चीज़ को, मैं उस आर्ट को परफॉर्म कर कर आपको दिखाऊंगा जिससे आप सीख पाएंगे। और हम देखते हैं उसे ऐसी बातें करते हुए देखकर मो सियाओचुआन कहता है, अंकल वॉनफेंग आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वह जो 1000 ट्रिबुलेशन विजिट स्पिरिट आर्ट है वह यहाँ की हमारे क्लैन की सबसे बड़ी मिस्टीरियस आर्ट है। यदि आप उसे यहाँ पर इस तरीके से दिखाते हैं तो आपको मौत की भी सज़ा दी जा सकती है। और यहाँ पर आपके सिवाय ब्रदर युआन और आंटी भी है, उनका क्या होगा अगर आप यहाँ पर मारे जाते हैं तो। और हम देखते हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से बात करते हुए देखकर लियन यहाँ पर अपनी कैट मोड एक्टिवेट करके कहता है, ओह यहाँ पर मो कबीले की 1000 ट्रिबुलेशन विजिट स्पिरिट आर्ट सचमुच में एक ग्रेट आर्ट है। केवल यहाँ पर मो डोंगचेंग और तुम्हारे जो एंसेस्टर हैं वही इसके सार को अच्छे तरीके से समझ पाए हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। और तुम कह रहे हो कि तुम वह आर्ट मुझे सिखाओगे। मुझे नहीं लगता है कि तुम उस चीज़ में अच्छे तरीके से सक्षम भी हो और तुम स्पष्ट तरीके से उन चीज़ों को बता सकते हो। और इसके अलावे तुम जो कर रहे हो इससे तो तुम्हारे क्लैन को, तुम्हारे वंश को ही खत्म कर दिया जाएगा और तुम्हारे यहाँ पर विरासतों को छीन लिया जाएगा। क्या तुम इसके बारे में नहीं सोच रहे हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर आवाज़ आती है कि यू। और हम देखते हैं मो सियाओचुआन ने कहा होता है, कहता है कि अंकल वॉनफेंग उससे भीख मत मांगो। पिताजी ने एक बार कहा था, जो जानते हैं वह बोलते नहीं और जो बोलते हैं वह जानते नहीं। इस व्यक्ति में कोई भी असली की, मतलब कि रियल की योग्यता मुझे नज़र नहीं आ रही है। मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता हूँ अंकल वॉनफेंग। इससे आपकी जो टेक्निक है उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। तो हम देखते हैं उसके बातों को सुनकर लियन यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि हा,
यह बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। यह यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी टेक्निक का भी उपयोग करना जानता है, क्योंकि मैं यहाँ पर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ तो वह कहना चाहता है कि मैं उस काबिल ही नहीं हूँ। यहाँ पर मुझे मालूम है बच्चे कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे एंसेस्टर के अलावा मो कबीले में कोई तीसरा सक्षम व्यक्ति नहीं है जो उस आर्ट को परफॉर्म कर सके। और तुम्हारे इस लो लेवल की कल्टीवेशन के साथ मैं यह अनुमान लगा सकता हूँ कि तुम चाहे कितना भी मुझे फॉलो कर लो, लेकिन अपने नाम को बनाने के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और हम तभी देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से एक आवाज़ आती है कि यह कितना ज़्यादा एरोगेंट भरे शब्द हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई और उसका बुढ़ा बाप दोनों एंट्री मार चुके होते हैं। पिंक्सी कह रहा होता है कि वॉनफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कबीले के एक एल्डर के तौर पर तुम हमारे यहाँ की सुप्रीम मार्शल आर्ट टेक्निक को लीक करो। और हम देखते हैं इसके इस बातों को सुनकर वॉनफेंग कहने लगता है कि सुप्रीम एल्डर पिंक्सी, आखिरकार आप यहाँ पर किस तरीके की बातें कर रहे हैं? तुम्हारे पास सबूत क्या है कि मैंने इन चीज़ों को किया, लीक किया है? तो यहाँ पिंक्सी कहता है कि ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक अनजान बदमाश मेहमान आया है उससे निपट लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। और यहाँ केबई कह रहा होता है कि फिर हम उसे अपने इस सुप्रीम आर्ट को लीक करने की साजिश की वजह से इसे बहुत ही खतरनाक सजा देंगे। देखते हैं इस बार यह किस तरीके से निकल पाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लियन होता है वह शांति से अपने मटके को चेक कर रहा होता है कि शराब बची है कि नहीं यार, एक आध बूंद। और इस तक आवाज़ें आ रही होती है कि यह आदमी गुफयांग है क्या, है ना केबई, क्या तुमने उसके बारे में पहले सुना है? तो यहाँ पर केबई कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने हाल ही में इस तरीके के उभरते हुए न्यू मार्शल सोवरेन के बारे में इस कॉन्टिनेंट में कुछ प्रसिद्धियाँ सुनी हैं, मतलब कि कुछ तारीफें सुनी हैं। पिताजी, अगर हम उसे हरा नहीं पाए तो क्या होगा? लेकिन चूंकि उसने यहाँ पर हेटी सिटी में घुसने की साहस की है, इसलिए उसके पास अवश्य कोई खास अद्वितीय टेक्निक तो जरूरी होगी यहाँ से निकलने की। इसलिए हमें सोच समझकर और अच्छे तरीके से उस पर हमला करना चाहिए। तो पिंक्सी कह रहा होता है कि भाई आपको उनसे अच्छी तरीके से सीखनी चाहिए। एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर आपको यहाँ पर विनम्र होना और सीखने के लिए एक हमेशा एक्साइटेड होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ चीज़ों को सिखाने वाला हूँ इससे फाइट करते हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं केबी कह रहा होता है धन्यवाद पिताजी, मैं जरूर ही सीखूंगा। और यहाँ पर पिंक्सी कह रहा होता है कि यदि इस मामले को अच्छी तरीके से संभाल लिया जाए तो एंसेस्टर स्वाभाविक तौर पर मो वॉनफेंग को यहाँ पर 1000 ट्रिब्यूलेशन विजिट स्पिरिट आर्ट को लीक करने की वजह से पूर्णतः समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। फिर मैं अपने एंसेस्टर को मना लूंगा कि वह टेक्निक अब तुम्हें सिखाएं ताकि इस क्लैन की और भी प्रसिद्धियां बढ़ती जाएं, ताकत बढ़े। और हम देखते हैं कि ऐसी बातों को सुनकर यहाँ पर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। और सियाओ चुआन अपने मन में कहता है कि इनकी इन बातों से पूरी तरह से पता चल रहा है कि ये यहाँ पर अंकल को पूरी तरह से अपंग कर देना चाहते हैं ताकि वह उस टेक्निक का इस्तेमाल फिर न कर सके और उस टेक्निक को किसी और को पास ऑन कर दिया जाए। तभी हम देखते हैं कि केबई कहता है कि वह एरोगेंट बदमाश लियन की ओर देखते हुए कि इस बार मुझे सचमुच में तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए जो तुम यहाँ पर खुद चलकर इस ओर आए हो। और हम देखते हैं लियन अपने मटके से शराब पीकर पूछते हुए कहता है कि हैं आखिरकार ये बच्चा क्या बोल रहा है? ये तुम दोनों कौन हो जो यहाँ पर इस तरीके से शोर मचा रहे हो? और नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है, क्या यहाँ पर गुफयांग कोई कदम उठाने वाला है? क्या इनके साथ कुछ भी कांड करने वाला है? इसके बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड सपोर्ट।